अफसाना कांटे। राइटर सबा नूर। हाँ, मैं बेकल हूँ। अरसा पुरानी एक खलीज जिंदा होकर अब मेरे सामने आ खड़ी हुई है। मुझे जवाबी कार्रवाई पर आमादा करने के दर पे है, मगर मुझे जवाब मैसर नहीं आ रहा। ऐसा जवाब जो सालों से मेरे अंदर तक लाती इस खलिश के इत्मीनान का सबब बन जाए। होता है ना, जब हम अपनी तबीयत और मिजाज बल्कि कहना चाहिए असल से हटकर कुछ करना चाहते हैं, तो ज़मीन नामी एक शय बार बार हमारा मुंह चिढ़ाने आन खड़ी होती है। इन मनफी जज्बात के कत्ल तक के दर पे हो जाती है, जो हमसे हमारी खसूसियात, हमारी असलियत छीन लेने पर कमर बस्ता नजर आते हैं। मेरे अंदर भी ऐसी ही एक जंग, एक कशमकश जारी थी। दुनिया सर उठाने की फुर्सत ना देते, अब उसी को ले लें कि जब कभी हाई ब्लड प्रेशर की अलामात शिद्दत इख्तियार करती, मैं ठान लेती कि इस बार डॉक्टर से वक्त लेकर अपना मुकम्मल चेकअप ज़रूर करवाऊंगी। मगर शर्त चूँकि फुर्सत की थी, सो वो मरहला हनूज सर ना हो सका। हाँ, तो बात चल रही थी आज सुबह के मामूलात की। इधर इमाद हमाद सिद्धरे, उधर मैं कदरे इत्मीनान का सांस लेती गर्मा गर्म चाय थर्मास से मग में उंडेल कर डाइनिंग चेयर पर इस्तेमाल कर बैठी। और उधर मंसूर एहसान ने लाउंज के अगले कोने से हाँक लगाई। अरे भाई सायरा, सुनती हो? गर्जे इसमें तो कोई शक ही नहीं था कि सायरा सुनती है। सायरा इतने सालों से उन्हीं की तो सुन रही थी, मगर अभी वो अखबार में से मेरे मतलब की कोई सतर छांट कर मुझे सुनाने के दर पे थे। ये मैं खूब जानती थी। शोबिस की कोई चटपटी खबर, ख्वातीन के सेक्शन से कोई खूबसूरत शायरी, कितने सहल लफ्जों में उसने माशरे में पलते पहनते बदसूरत रवैयों का अहाता किया था। बच्चों के सफात का कोई मज़ेदार लतीफ़ा वो कभी अकेले ना हजम कर पाते, मगर इस बार तान टूटी थी एक अजीम दानश्वर के सुनहरी कोल पर। सुनो, खलील जिब्रान ने कहा है, अगर किसी ने तुम्हारी राह में कांटा रख दिया तो तुम्हें चाहिए कि उस कांटे को उठाकर फेंक दो। अगर तुम उस कांटे की जगह एक और कांटा रख दोगे तो सारी दुनिया में सिर्फ कांटे ही कांटे नजर आए। ओ पापा, मेरी जगह शीजा ने जवाब दिया था। ये सुनहरी अकवाल अब सिर्फ किताबों ही में जगमगाते हैं। जिंदगी इस लिफाजी से बहुत आगे निकल गई है। अब मेल मिलाप, दोस्ती, राब्ते, हता के रिश्ते भी स्टेटस जांच कर जोड़े जाते हैं। मुफाद परस्ती को जीना बना लिया गया है। मायार के नाम पर इंसानी हवस की तस्कीन ही नहीं होती। जिंदगी तो बस कुछ दो और कुछ लो का नाम बनकर रह गई है, और दर्ज दिया जा रहा है दरगुजर का। सीरत व किरदार, इखलाकियात, इकदार के नाम पर दर्ज लफ्जों को तो दीमक ने चाट लिया है। शीजा ने इत्मीनान से मुफस्सिल जवाब देकर टेबल के सारे बर्तन समेट समाट कर किचन का रुख किया, और मैं दम बखुद बैठी रह गई। कितना गहरा और भरपूर तज्जिया था मेरी इस 20 साला बेटी का। इसमें कुछ शक नहीं कि वो एक समझदार, जिम्मेदार और हसास बच्ची है। वो मेरी इकलौती बेटी है, मगर मैंने उसके नाज नखरे उठाने के बजाय उसकी सीरत व किरदार, तालीम व तरबियत पर गहरी तवज्जो दी है। उधर मंसूर एहसान ने भी जवाबन कोई जुमला अदा नहीं किया था। कभी कभी यूं ही तो एक छोटी सी बात रोज़न फराहम कर जाती है। आपको अपने अंदर की तारीकियां छुटती हुई महसूस होती हैं, और कभी यही छोटी सी बात सारी रोशनी को निगल लेती है। मेरे अंदर भी तारीकियां फैलने लगी थीं। यकदम ही दिल हर शय से उचाट हो गया। ये तारीकियां जब ही बढ़ती जब मैं बेकल होती। मैं बेकल थी और इस बेकली की वजह से भी खूब वाकिफ थी, और ये और बात कि अब तक मंसूर से भी शेयर नहीं कर पाई थी। मैंने अपने कमरे में आकर कुंडी चढ़ा ली। फौरन खूब अंधेरा फैल गया। अंदर और बाहर का माहौल यकसां हो गया। बेड पर दराज होकर कंबल ताना और आंखें मूंद ली। एक बार फिर तबीयत सारे कामों को एक जानिब रखकर सिर्फ अपने आप से मुलाकात पर आमादा थी। सुबह शीजा ने बताया था कि उसके अगले 2 पीरियड फ्री हैं। वो आज कॉलेज ताखीर से जाएगी। मुझे मालूम था वो मेरे हिस्से के तमाम काम माथे पर शिकन लाए बगैर बआसानी भुगता लेगी। मेरे इस मूड को तबीयत की खराबी पर मामूल करते हुए मुझे भी डिस्टर्ब नहीं करेगी। मैंने एक ठंडी सांस लेते हुए करवट बदली, फिर आंखें मूंदी तो खटाखट कितनी ही खिड़कियां खुलती चली गईं। अभी कुछ रोज पहले ही की तो बात है, मुझे शीजा की चप्पल पूरी आ गई और मुझे खुशगवार सी हैरत ने घेर लिया। मेरी बेटी इतनी बड़ी होगी। मैंने फिर फौर मंसूर एहसान को इस खुशी में शरीक किया। खुद मंसूर एहसान की शीजा में जान थी, और मैं शुक्र अदा करते नहीं थकती थी कि उसने रंग रूप भी मंसूर एहसान ही का लिया था। 100 लाखों में एक थी। और ये सिर्फ 2 रोज कबल की बात है, जब बड़े भैया के बेटे के वलीमे में फातिमा खाला ने अपने पोते के लिए दबे लफ्जों में शीजा के लिए इरादा जाहिर किया, और मेरे अंदर जैसे कोई दबी हुई चिंगारी सुलग उठी। मुझे 4 सू धुआं ही धुआं महसूस होने लगा। बस यहीं आकर तो मसलहतों के तकाजे मारे जाते हैं। मुरब्बत व लिहाज आड़े आने लगती है। मैं भी चाहने के बावजूद खाला को झिंझोड़ कर इतना नहीं पूछ सकी कि मुझे बहू बनाने में
सो कबाहतें माना थी। तो मेरी बेटी में ऐसे कौन से लाल जड़े नजर आ गए आपको? क्या मेरे टूटे दिल की सिसकियां आपके कानों तक पहुंची थी, जिस पर पैर रखकर आप हस्बे मुरतबा बहू की तलाश में निकली थी? क्योंकि मैं कम तालीम याफ्ता ही नहीं, कम रू भी थी। सो आप बहन की मतवक्के और मुंतजिर निगाहें भी फरामोश कर गईं। और फिर उनका अंदर तक को छेद डालने वाला जुमला, जो जाने किस रिश्तेदार के सोरी पर मेरी समातों में पिघले हुए शीशे की मानीद उतर गया था। मेरे बेटों की मर्जी नहीं है। और अब से कबल मुझे कभी खुलकर इदराक नहीं हो सका कि उस जुमले की खलिश अब भी मेरे अंदर सिसक रही है। कितनी आसानी से वो एक ही जुमले में अपने आप को बरियो ज़िम्मा करार देगी, मगर मेरे एहसासात को कुचल कर रख दिया। और ये बार बार का कुचला जाना शायद कमरू लड़कियां नसीब में लिखवा कर लाती हैं। खाला भी अपने आप को माजूर जाहिर करके हाथ झाड़कर एक जानिब खड़ी होगी, और मुझे अब भी याद था मेरे अंदर अपनी जिल्लत पर चिंगारियां ही चिंगारियां भर गई थीं। जाने कितनी रातें मैं मुकम्मल नींद नहीं ले सकी। शायद वो जख्म भरने में ज्यादा वक्त लेता है जो अपनायत के दावेदार का अता करता हो। मेरे अंदर भी इंतहा की टूट फूट मची थी, मुस्तरद किए जाने से ज्यादा जिल्लत का दुख। मगर किससे पूछती? जवान बेटों की माओं के सर इतने तने हुए क्यों होते हैं? मायार के नाम पर लड़कियों को मुस्तरद करना गोरा रंग खूबसूरती की अलामत है। तालीम, मायार का पैमाना, वालदैन की मजबूत माली हैसियत, सर से लेकर पैर के अंगूठे तक लड़की भरपूर होनी चाहिए, वरना लड़की मुस्तरद। और इस अमल ने मुझ जैसी लड़की को बारहा तोड़ा। कई बार टूट फूट मची, उठा पटक हुई। मेरी कमरुई ने अम्मी को 8-8 आंसू रुलाया, मगर उनका यकीन अलमान। मेरी सायरा के नसीब में जो लिखा होगा खुद चल कर आएगा। अल्लाह ने चिड़िया चिड़े का भी तो जोड़ बनाया है, मगर उसके यहाँ हर काम का वक्त मुकर्रर है, और उनका तवक्कुल बजा था। रब ने मेरे मुकद्दर में मंसूर एहसान जैसे भरपूर और मोहब्बत करने वाले हम सफ़र का साथ दर्ज कर रखा था, सो वो मिल कर रहा। मंसूर एहसान की एक टांग में मामूली सा नुक्स था, इतना मामूली कि बमुश्किल महसूस होता, और उस नुक्स से कतई नज़र वो तमाम की तमाम खूबियाँ जो अम्मी को दरकार थी। सो एक कठिन मरहला बखूबी तय हो गया। जब मसलहतें दामनगीर हों तो समझौतों के राह सहल तरीन राह होती है। मैंने समझौता करके भी उस फैसले को खुशदिली से तस्लीम किया था। इंसान ज़िंदगी के कई अदवार गुजारता है, कभी हम ज़िंदगी को गुजारते हैं, कभी ज़िंदगी हमें बरत जाती है, मगर बुरी भली बसर हो ही जाती है। ज़िंदगी हमेशा हमें हस्बे ख्वाहिश अता करती रहे तो ज़िंदगी क्यों कहलाए? मुकद्दर सदा नवाजता रहे तो सजदा कौन करेगा? इंसान जो सरेहन ना शुक्रा है। आज जब शाहराहे हयात पर फूल ही फूल बखेर देने वाला हम सफ़र मेरे साथ है, तो भी तो वो तोड़ फोड़ मचा देने वाला अमल मेरे अंदर सांस लेता है, जिसके सबब मैंने तहैया किया था कि मायार के नाम पर किसी लड़की को मुस्तरद करने का गुनाह हरगिज़ नहीं करूँगी। खामियां बातनी भी तो हुआ करती हैं। बात फिर रास्ता भूल गई। मैं जिंदगी के बदलते रंगों की बात कर रही थी। हयात ने रंग बदला और मंसूर एहसान हम सफ़र बने, और उस हयात के जाने कितने अदवार झील कर अब मैं 20 साला बेटी की माँ हूँ, जिसके लिए फातिमा खाला ने मेरे सामने दामन फैलाया है। मुझे फातिमा खाला के पोते की अहलियत से इनकार नहीं। मैं ये भी जानती हूँ कि खानदान के कई बेटियों वाले घर मुंतजिर होंगे। फातिमा खाला को हस्बे मायार बहुओं से सुख मिला या नहीं, मगर मेरी शिजा मेरे बरक्स लाखों में एक है। तालीम याफ्ता है, फिर 2-4 साल बाद भाई भी इस काबिल हो जाएंगे कि शिजा को शान से रुखसत कर सके। फिर फातिमा खाला की नज़रें उस पर क्यों ना लगती? मेरी बेकली बेजाना थी। अरसे बाद एक बार फिर मेरे अंदर आग की आग भर गई थी। अंदर उठता शोर कुछ बढ़ गया। सो मुझे भी एक मजबूत भरपूर जवाज खरीदना था, ऐसा जवाज जिसमें अपने आप को माजूर साबित करके हाथ भी झाड़ लूँ, रिश्तेदारी का भरम भी रह जाए, और मेरे अंदर की आग पर भी छींटे पड़ जाएं। गर्चे जिंदगी ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया था, मुझे टूट कर बिखरने और फिर बिखर कर मजतमा होने का सबक। हालात हमेशा हमारी मुवाफ़क़त में नहीं बहते। ज़िंदगी का तो अपना एक ढब, एक चलन है। यूं ही तो किसी मुफक्किर ने नहीं कहा कि ख्वाब देखिए, ज़रूर देखिए, मगर किस्मत को आपके ख्वाबों से कोई सरोकार नहीं है। मैं ख्वाब देखने वाली औरत नहीं, मगर मेरी किस्मत में मंसूर एहसान का साथ दर्ज था। उस वक्त जब मैं किस्मत से मायूस हो चुकी थी, मुझे अपने अंदर को शांत करना था। कमाल हासिल हो चुका था, मगर उस यकदम भर आने वाली खलिश का मदावा यूं ही होना था। मेरी बेटी हुस्न जमाल में यकता है, मुझे कभी उसके रिश्ते के लिए परेशानी नहीं होगी। उसकी तालीम मुकम्मल होते ही मैं उसके हाथ पीले कर दूंगी। हाँ, तब तक बेटे भी शादी के काबिल हो जाएंगे, और मेरा इरादा है कि उन दोनों में से एक के सर पर सहरा शिजा की शादी में बांध दूंगी।
تاکہ پھر مجھے تنہائی نہ محسوس ہو۔ میرا ارادہ تھا کہ ایک کے لیے ننیال سے بہو منتخب کروں گی جبکہ دوسرے کے لیے ددیال سے۔ دونوں پلڑے برابر رہیں گے، مگر انسان کے ارادوں کو توڑنے میں وقت کا بڑا ہاتھ ہوتا ہے۔ میرا حماد ماشاءاللہ اس کی اٹھان ایسی تھی کہ نظر بھر کر دیکھتے بھی جی ڈرتا، اور شکل و صورت کے تو کیا ہی کہنے، ننیال ددیال کی کوئی لڑکی اس کے ساتھ نہیں سجتی، یہ طے تھا۔ عماد میڈیکل کا اسٹوڈنٹ تھا، مستقبل کے حوالے سے بڑے اونچے خواب دیکھتا تھا، ڈاکٹر بن کے ملک و قوم کی خدمت کی خاطر وہ اپنا ذاتی اسپتال بنانے کا ارادہ رکھتا تھا جہاں مستحقین کا علاج مفت ہو۔ اس حوالے سے اسے بیوی بھی ڈاکٹر ہی چاہیے تھی۔ اس کے ارادے نیک تھے اور بدقسمتی سے خاندان میں ایک بھی لڑکی نہیں تھی، خاندان کی تمام لڑکیاں کھٹ کھٹ کر میری لسٹ سے خارج ہو گئی تھیں۔ نتیجتاً آج نہیں تو 2-4 سال بعد مجھے عمدہ بہو کی تلاش میں سرگرم عمل ہونا ہی تھا۔ پھر میری آنکھیں پٹ سے کھل گئیں، گرمیاں شدید تر ہوتی محسوس ہوئی، چارسو تاریکی، وحشتیں۔ میری سوچ کا سفر ایک مرکز پر آ کر ٹھہر گیا تو اندر جیسے اٹھا پٹک کی آوازیں شور کرنے لگیں، کوئی شے دھیمے سروں میں بین کرتی محسوس ہونے لگی۔ میرا اصل مجھے منہ چڑھا رہا تھا، یہ میں کیا سوچ رہی ہوں؟ کیا میں بھی اس مقام پر آ کر ایک عام بیٹے والی ماں نہیں بن گئی؟ اندر کا شر شدید ہوا اور کوئی ضمیر سے برسر پیکار ہوا، مگر آوازیں شدت اختیار کر گئی۔ 2-4 سال بعد تقدیر مجھے بھی اس مقام پر کھڑا کر دے گی جہاں میں مجبور ہو جاؤں۔ حسب خواہش بہو کی تلاش میں جانے کتنے دلوں کو توڑنے کا ارتکاب کرنا پڑے گا۔ مجھے شکل و صورت، تعلیم، خاندان، سٹیٹس، سبھی کچھ درکار ہوگا۔ شاید اس وقت میں خود اخلاق و کردار، خوبصورتی جیسے لفظ کتابوں ہی کے لیے چھوڑ دوں گی، تو کیا یہاں کہ فاطمہ خالہ بھی بے قصور و مجبور ثابت نہیں ہوگی؟ آج میں خود ان کی جگہ کھڑی ہوں تو خاندان کی تمام لڑکیاں پس پشت چلی گئی ہیں۔ مجھے اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہونے لگیں۔ وقت، زندگی، حالات، نظریات یکدم تبدیل نہیں ہوتے، عرصہ لیتے ہیں، اور وقت کا پہیہ گھوم کر ہمیں مخالفین کی جگہ پر لا کر کھڑا کر دیتا ہے تو ہزار توجیہات، دلائل، تعویلوں کے ذریعے اپنے اندر کو تھپک کر ہم شانت ہو ہی جاتے ہیں۔ میں بھی اولاد کی خاطر خود غرض بن گئی تھی۔ سچ تو کہا ہے جبران نے، ہم کانٹے کی جگہ کانٹا رکھ دے تو ہر جگہ بس کانٹے ہی کانٹے نظر آئیں گے۔ مجھے ان سب کانٹوں کو سمیٹنا ہے، شیزا کے لیے ایک بہترین رشتے پر غور بھی کرنا ہے، اور عماد اور حماد کے لیے بیٹے کی ماں نہیں بلکہ ماضی کی سائرہ بن کر سوچنا ہے۔ شاید یوں ہی میرا اندر شانت ہوگا۔